चलिए, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की मृदाएं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 7 चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें भारत के लुसेंट से 1 से 7 तक के चैप्टर देख चुके हैं। और आज हम लोग चैप्टर 8 भारत की मृदा से आगे के वीडियो को देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया गया। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना जो हुआ 1 जुलाई 1929 को, 1 जुलाई 1929 को, कहेगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुआ? 1 जुलाई 1929 को। और इसके अनुसार भारत की जो मृदाएं हैं, यानी भारत की मिट्टी जो है, यह जो है 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऐसे मुख्यतः हम लोग 4 प्रकार के मिट्टी को पढ़ेंगे। मुख्यतः हम लोग 4 प्रकार की मिट्टी पढ़ेंगे, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार इसको 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले इस मृदा के अंतर्गत हम लोग जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियल सोइल कहते हैं, उसको देखेंगे। इसी मिट्टी को, जलोढ़ी मिट्टी को, हम लोग दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ी मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी कहते हैं, और इंग्लिश में एलुवियल सोइल कहते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले इतना नाम इसको याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सोइल, इंग्लिश में दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। कह रहा है कि इसमें यदि नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, यदि नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, इस मृदा में पोटास की बहुलता होती है। यह जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, यह नदी द्वारा लाई गई मिट्टी होता है, और इसमें जो होता है पोटास की बहुलता। ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी। जितना भी मिट्टी है भारत में, लगभग 4 प्रकार के मुख्यतः मिट्टी पढ़ेंगे, जिसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस, एनपीएच, नाइट्रोजन फास्फोरस याद करने के लिए करिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होता है। और जलोढ़ मिट्टी में हमें पोटास की बहुलता अभी देखें, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि की फसलें उगाई जाती हैं। आगे है कि यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल, भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। यह 2 प्रकार के होता है, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। एक होता है बांगर और एक होता है खादर, ठीक ना। कि जो जलोढ़ मिट्टी है यह 2 प्रकार का होता है, एक बांगर और एक खादर। कुछ लिखा हुआ है कि कृषि आय पर आधारित कर लगाने वाला प्रथम राज्य जो है बिहार है। कृषि आय पर आधारित कर लगाने वाला प्रथम राज्य बिहार है, ठीक ना। आगे देखेंगे हम लोग कि जब मिट्टी को, हम जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटे थे, एक बांगर और एक खादर, एक बांगर और एक खादर में बांटे थे। उसी के अनुसार बांगर किसको कहेंगे और खादर किसको कहेंगे उसके देखेंगे कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर, और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे। कह रहा है कि जलोढ़ मृदाएं, जलोढ़ मिट्टी उर्वरक के दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है, यानी कि जो भी फसल उगाई जाती है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो मानी जाती है, यह जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। उसके बाद कुछ दिया हुआ है कि भारत में मिट्टी के क्रम, यानी सबसे ज़्यादा कौन है, यह भी पूछा जाता है कि भारत में मिट्टी के सबसे ज़्यादा कौन, उसके बाद कौन, और सबसे कम कौन मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी नहीं, लाल मिट्टी 18% भाग पर पाई जाती है, और काली मिट्टी 15% भाग पर पाई जाती है।
और बचा सो लेटेराइट मिट्टी हो गया। यानी कि जलोढ़ मिट्टी लगभग 40 या 43% के आसपास पाया जाता है। उसके बाद लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 15%, बच गया सो लेटेराइट मिट्टी। एक बार और बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 43%, लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 15% और बच गया वो लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग काली मिट्टी। आगे देखेंगे काली मिट्टी, ब्लैक सोइल इसको कहते हैं, या इसको एलुमिना मिट्टी भी कहा जाता है, या स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक ना, या रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगूर मिट्टी का है तो यह काली मिट्टी को ही कहा जाता है। तो इसका भी 2-3 नाम हो गया, काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी, स्वतः जुताई मिट्टी या एलुमिना मिट्टी, ठीक ना। करा कि इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान, इसका निर्माण जो होता है काली मिट्टी का बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिना, चूना, आयरन और मैग्नीशियम। इसको याद करने के लिए कोड याद रख लीजिएगा, आम, आ से हो गया आयरन, म से मैग्नीशियम, आम मचा, आम मचा। एक म से हो गया मैग्नीशियम, आम चूहे, आम चूहे याद रखिएगा, आम चूहे, आम चूहे, आम चूहे, आम चूहे, ठीक है ना। इसको याद रख लीजिएगा। इसमें काली मिट्टी में ये सब बहुलता होता है, आम चूहे। आ से हो गया आयरन, म से मैग्नीशियम, चू से हो गया चूना, ए से हो गया एल्यूमिनियम। आम चूहे जो हो गया बहुलता होता है किसमें, काली मिट्टी में। इसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। ऐसे ऊपर देखे थे कि जो था जलोढ़ मिट्टी उसमें पोटास की बहुलता पाई जाती है और इसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी का जो काला रंग होता है टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ यानी कि ह्यूमरस, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी पाई जाती है। इसमें भी फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो इस मिट्टी का नाम हो गया काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी, स्वतः जुताई मिट्टी, एलुमिना मिट्टी। और यह कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि कपास की खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आगे दिया हुआ है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसल में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि का उपयोग किया जाता है। भारत में काली मिट्टी जो पाया जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में के पश्चिमी क्षेत्र और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्रीय क्षेत्र और तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली जिले एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिले में काली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे लाल मिट्टी, लिखा हुआ है दोस्तों, उसको पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसको इसके बाद बता देंगे। कि लाल मिट्टी के बारे में देखेंगे। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कयांतरिक सेल के विघटन एवं वियोजन से होता है। ध्यान रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण रवेदार एवं कयांतरिक सेल के विघटन या संयोजन यानी वियोजन से होता है किसका, लाल मिट्टी का निर्माण। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होता है, सिलिका और आयरन की बहुलता होता है, सिलिका और आयरन की बहुलता होता है, ठीक है। किसमें, तो लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है और काली मिट्टी का काला रंग टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है।
लेकिन जल योजित रूप में यह पीला दिखाई पड़ता है। यानी कि अगर लाल मिट्टी में जल मिला हुआ रहता है तो यह दिखाई कैसा देगा? पीला दिखाई देगा। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ध्यान रखिएगा कि अम्लीय प्रकृति के जो मिट्टी होता है वो कौन मिट्टी होता है? लाल मिट्टी। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी लगभग 3 गो मिट्टी अभी देखे, लाल, काली और जलोढ़ मिट्टी। इन तीनों में अभी देखे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी पाई गई। इस मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर उर्वरता न के बराबर होता है। लगभग मोटे अनाज के लिए यहाँ पर उर्वरक होता है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दाल एवं मोटे अनाज की कृषि की जाती है। ध्यान रखिएगा कहा कि मोटे अनाज की कृषि जो कहा जाता है, मुख्य रूप से मोटे अनाज याद रखिएगा कि मोटे अनाज की जो कृषि की जाती है वह किस में की जाती है? तो लाल मिट्टी में कहा जाता है। लाल मिट्टी को पीला मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि लाल मिट्टी का जो जिसमें पानी अगर जम जाता है जिसका कारण यह पीला हो जाता है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम जिला, मेघालय के गारो खासी जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्र, नागालैंड एवं राजस्थान के अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भाग में पाई जाती है। आगे दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। काहे यह किया जाता है चूना का इस्तेमाल? तो चूना का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि अम्लीयता को दूर करने। ध्यान रखिएगा कि जिस भी मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा ज़्यादा होता है, अम्लीयता की मात्रा ज़्यादा होता है उसमें चूना मिलाया जाता है, और जिसमें क्षारीय की मात्रा ज़्यादा होता है उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक ना। आगे देखेंगे कि लेटराइट लेटराइट मिट्टी कह रहा है कि लेटराइट मृदा उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाला क्षेत्र में विकसित होता है। ये मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निस्खलन के परिणाम स्वरूप बनता है। तो यह बात याद रखिएगा कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? जहाँ उच्च तापमान होगा और भारी वर्षा होगा। उच्च तापमान और भारी वर्षा होगा, और कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में पाया जाएगा। वर्षा के साथ साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाती है तथा लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। यानी कि सिलिका और वर्षा का सिलिका और चूना जो होता है इसमें बह जाता है, निक्षालित हो जाती है, लेकिन लौह ऑक्साइड एल्युमिना यौगिक इसमें रह जाती है। उच्च तापमान में आसानी से पकने वाले जीवाणु ह्यूमरस की मात्रा को तेज़ी से नष्ट करता है। जीवाणु ह्यूमरस की मात्रा को तेज़ी से यह नष्ट करता है। आगे दिया हुआ है कि इस मृदा में जैव पदार्थ जिसको ह्यूमरस कहेंगे और नाइट्रोजन और फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होता है, और लौह अयस्क और पोटास की बहुलता होता है। किसमें? लेटराइट मृदा में। ऐसे पोटास की बहुलता हम लोग देखे थे जलोढ़ मिट्टी में, इसमें लौह एक्स्ट्रा मिल गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी 4 मृदा पर है, चारों मृदा में कमी पाई जाती है। आगे देखेंगे लेटराइट मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु मुख्यतः याद रखिएगा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। आगे है कि सैल के टूटे फूटे से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट या सफ़ेद लेटराइट या भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसको 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है कि गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट और भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में। गहरी लाल लेटराइट में लौह अयस्क से पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल में काजू की खेती। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि पूछेगा कि काजू की खेती कौन सी मृदा में की जाती है? तो लेटेराइट मृदा में किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में काजू जैसे वृक्ष वाली फसल की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। ठीक ना। उसके बाद है कि सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है
और क्योलिन। क्योलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। पूछेगा कि सफ़ेद लेटराइट का रंग सफ़ेद क्यों होता है, तो क्योलिन के कारण। भूमिगत जलवायु लेटराइट काफ़ी उपजाऊ होता है क्योंकि वर्षा काल में लौह अयस्क जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। दिया हुआ है कि लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक पाँचवा जोड़ा है कि शुष्क मृदा के बारे में दिया है कि यह मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई एवं प्राकृतिक संरचना में बलुई एवं प्राकृतिक से लवणीय होती है। यानी संरचना से होता है बलुई और प्राकृतिक से कैसा होता है, लवणीय होता है शुष्क मृदा। इसका रंग लाल से लेकर काश्मीसी किशमिशी तक होता है। किशमिश टाइप के लाल से लेकर किशमिशी तक की होती है। तो शुष्क मृदा जो होता है संरचना में बलुई होती है और प्राकृतिक में जो होता है लवणीय होता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान, तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इस मृदा में नमी एवं ह्यूमरस की कमी हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फोरस सामान्य मात्रा में होता है। दिया हुआ है कि कुछ क्षेत्र की शुष्क मृदा में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके पानी के वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। कि कुछ क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें शुष्क मृदा में नमक की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है, जिससे पानी को वाष्पीकृत करके हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। आगे है कि इस मृदा की तली में कंकरों की परत चूना की मात्रा बढ़ने के कारण कंकरों की परत बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसीलिए सिंचाई किए जाने पर इस मृदा में पौधे की सतत वृद्धि के लिए नमी सुविधा उपलब्ध होती है शुष्क मृदा में। ठीक है। आगे है कि ये मृदा अनउर्वरक होता है, यानी कि अनुपजाऊ होता है। शुष्क मृदा अनुपजाऊ होता है क्योंकि इसमें ह्यूमरस और जैव पदार्थ की कमी होती है। ये मृदा विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति जैसे पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षण के रूप में विकसित होता है। तो पूछेगा कि शुष्क मृदा कहाँ पाया जाता है मूलतः, तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में। उसके बाद लवणीय मृदा के बारे में देखेंगे। 6 नंबर जो मृदा है लवणीय मृदा, इसमें दिया हुआ है कि ऐसी मृदा जो ऊसर मृदा भी कहा जाता है। लवणीय मृदा को क्या कहते हैं, एक और नाम दिया गया ऊसर मृदा। ऊसर मृदा जहाँ पर खेती नहीं किया जाए, ठीक ना। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात इसमें अधिक होता है। यह अनउर्वर होती है और इसमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। इसमें नाइट्रोजन और चूना की कमी होता है। तो लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूना की कमी होता है। और होता क्या चीज़ है, तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम। उसके बाद है कि ये मृदा शुष्क और अर्धशुष्क जलांकांतर क्षेत्र और अनूपों में पाई जाती है। इसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, शुष्क मृदा लवणीय मृदा का अधिकतर विस्तार जो है पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा एवं पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में पाया जाता है। लवणीय मृदा जो पाया जाता है यह पश्चिमी गुजरात के क्षेत्र में या पूर्वी तट के डेल्टा के क्षेत्र में या पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में पाया जाता है। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है। याद रखिएगा कि कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है जिसके कारण नमक के कण आते हैं और एक पपड़ी के रूप में सतह के ऊपर जमा हो जाता है। हरित क्रांति वाले क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई, जहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला है वहाँ पर बहुत अधिक सिंचाई होता है। अत्यधिक सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदा भी लवणीय हो जाता है और मृदा में ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है और मृदा की लवणता
कि ऐसी समस्या से निपटने के लिए खासकर पंजाब और हरियाणा में जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। जहाँ पर क्षारीय हो जाएगा यानी लवणीय ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर जिप्सम मिलाया जाएगा, और जहाँ पर अम्लीय ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर चूना मिलाया जाएगा। कुछ लिखा हुआ है ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मृदा के बारे में कुछ लिखे हुए हैं कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण दिनों दिन अनुर्वरक यानी कि कम फर्टिलाइज़र, जहाँ पर इन फर्टिलाइज़र रह जाती है उसको क्या कहते हैं लेटराइट मृदा, उसको क्या कहते हैं लेटराइट मृदा। यानी कि लोहा की अधिक मात्रा के कारण दिनों दिन अनुर्वरण हो जाती है, उसके क्या कहते हैं लेटराइट मृदा। सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी जो होता है बलुई दोमट मिट्टी। पौधे को सबसे अधिक जल जो मिलता है वह चिकनी मिट्टी से मिलता है। पौधे को सबसे अधिक जल जो मिलता है यह चिकनी मिट्टा से मिलता है। भारत में कमी जो होता है जस्ता की कमी होता है, भारत की मृदा में जस्ता की कमी होता है। यह सभी दोस्त घटना चक्र से लिखा हुआ है कि भारत की मिट्टी में जस्ता की कमी होता है। उसके बाद है भारत में सबसे अधिक क्षारीय मृदा जो होता है वह कहाँ होता है, यूपी में होता है। भारतीय किसान कॉल सेंटर की स्थापना जो हुआ था 2000 में, राष्ट्रीय कृषि नीति 2004 में भारतीय किसान कॉल सेंटर की स्थापना हुआ था, और राष्ट्रीय कृषि नीति जो आया था यह 2000 में आया था। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में, भारतीय किसान कॉल सेंटर 2004 में। नीचे देखते हैं इधर कुछ लिखा हुआ है कि झूम की कृषि, जिसको कर्तन कृषि भी कहा जाता है, दहन कृषि भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि झूम की कृषि को कर्तन कृषि या दहन कृषि भी कहते हैं। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए भौगोलिक दशा आवश्यक है, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गेहूं की अच्छी खेती के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। पैकिंग किस फसल के लिए प्रक्रिया है, तो जो है मूंगफली की प्रक्रिया है। पैकिंग जो है मूंगफली की खेती के लिए एक प्रक्रिया है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री से उच्च तापमान होना चाहिए, उच्च वर्षा होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान होना चाहिए। नीचा हुआ है कुछ थोड़ा अलग से भी लिखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है कि मूंगा रेशा जो पाया जाता है यह असम में पाया जाता है। एरी जो पाया जाता है मेघालय में, और मखबरी रेशा जो पाया जाता है यह कर्नाटक में, और तसर रेशा जो पाया जाता है झारखंड में। तो मूंगा रेशा असम में, एरी रेशा मेघालय में, तसर रेशा झारखंड में, मखबरी कर्नाटक में। मृदा की क्षारीयता घटने में जिप्सम मिलाया जाता है। अगर मृदा की क्षारीयता घटाने के लिए, अगर अम्लीय है, क्षारीयता को घटाने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्षारीयता को घटाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। मृदा की अम्लीयता को घटाने के लिए चूना या लाइम मिलाया जाता है। पूर्णतः जैविक देश कहेगा यह कौन है, तो भूटान है। अब विश्व में जैविक कृषि करने वाला प्रथम देश जो है भारत है। विश्व में जैविक कृषि करने वाला प्रथम देश भारत है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूना की कमी होता है, अम्लस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, पहले लिखा हुआ है उसको उसी को ही पढ़ देते हैं कि केंद्रीय कृषि संरक्षण बोर्ड 1953, केंद्रीय कृषि संरक्षण बोर्ड की स्थापना केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में आया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको कजरी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1959 में हुआ था। इसका मुख्यालय जोधपुर है। कहाँ है, जोधपुर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था का मुख्यालय जोधपुर 1959 में। ललित जो है अमरूद की एक फसल है। ललित जो है अमरूद की एक फसल है। उसका कौशल जो है एक मूंगफली की किस्म है। कुछ किस्म धान के लिखे हुए हैं जो कि भारत के कृषि में पढ़ेंगे। अब लिखा हुआ है तो पढ़ देते हैं कि जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा, जमुना, कृष्णा, औस, अमन, बोरा। जया पद्मा पूषा, सुगंधा, जमुना, कृष्णा,
जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, जमुना, कृष्णा, अमन और स्बोरा जो है धान की किस्म है। कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन और सोना। कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन और सोना जो है गेहूं के किस्म है। इसको जो है थोड़ा जब कृषि देखेंगे उसमें देखेंगे। आगे देखेंगे पिटमय मृदा। पिटमय मृदा। पिटमय मृदा के बारे में कह रहा है कि यह मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्र में पाया जाता है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। इस मृदा में जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक होता है। यह मृदा सामान्यतः गड्ढे एवं काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय होता है। अनेक स्थान पर यह क्षारीय होता है। ये मृदा अधिकतर बिहार के उत्तर भाग, उत्तरांचल के दक्षिण भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र और उड़ीसा, तमिलनाडु में पाया जाता है। पिट में मृदा के बारे में कह रहा है। कहेगा कि शक्तिमान 1 और 2 जो है मक्का की किस्म है और आलू के किस्म कहेगा कुफरी चिप्स सोना। कुफरी चिप्स सोना। आगे देखेंगे हम वन मृदा। ये मृदाएँ प्रायतः वर्षा वाले वन क्षेत्र में बनती है। ये मृदाएँ का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदा का गठन संरचना बदल जाती है। घाटियाँ में दुमटी और पांसु होती है और यह ऊपरी ढालों पर ये मोटी कण वाली होती है। हिमालय के हिमच्छादित क्षेत्र में इस मृदा का आच्छादन होता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमरस वाली होती है। निचली घाटियाँ में जाने पर यह मृदा उर्वरक हो जाती है। वन मृदा के बारे में कह रहा है दोस्तों। नोट में है कि देश में मृदा अपरदन उनके दुष्परिणामों पर नियंत्रण के लिए 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड पूछेगा कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना जो किया गया था 1953 में किया गया था। उसके बाद मरुस्थलीय समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी की स्थापना 1959 में किया गया। यानी केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड कहेगा तो 1953 में। और जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जो इसको कजरी कहते हैं 1959 में स्थापना किया गया था। मृदा की उर्वरता में कमी के कारण क्या क्या हो सकता है कि एक तो पोषक तत्व की ह्रास यानी पोषक तत्व की कमी हो सकता है। दूसरा निच्छालन। निच्छालन यानी कि भारी वर्षा के कारण मृदा की उर्वरता कम जा सकती है। अपरदन। अपरदन यानी कि उर्वरता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास। उर्वरता युक्त मिट्टी के सतह की ह्रास यानी कमी होना। चौथा बात है कि कृषि भूमि का अति उपयोग, खूब कृषि करना। और पांचवा बात है कि दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, दोषयुक्त कृषि प्रबंधन करना। नोट है कि भारतीय मिट्टी में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है। देश में मृदा अपरदन एवं उसके दुष्परिणाम को नियंत्रण करने के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। कुछ लिखा गया है कि गहन कृषि का मतलब होता है न्यूनतम भूमि में अधिक उपजाना। न्यूनतम भूमि में अधिक उपजाना। काला सोना काली मिर्च को कहते हैं। बराक घाटी जो असम में है यह चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादन वाला क्षेत्र जो है तमिलनाडु है। उसके बाद है कि भारतीय मृदा पर एक नज़र देने के लिए कह रहा है, जो पढ़े हैं उसी के बारे में है। देखेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है यह कहाँ है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब क्षेत्र तथा समुद्रीय तटीय मैदान के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहन,
बदलहन की फसल इसमें किया जाता है। इसमें पोटाश एवं चूना पाया जाता है, पोटाश एवं चूना की प्रचुरता होता है जलोढ़ मिट्टी में। उसके बाद काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लवा क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं की खेती की जाती है। पोटाश, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता होता है, पोटाश, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता होता है। आम चूहे इसका कोड बनाए थे। लेटेराइट मृदा जो है यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाया जाता है और इसमें जो होता है चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू की कृषि होती है। लोहा एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता होता है और पोटाश की भी, लोहा, एल्युमिनियम, पोटाश की प्रचुरता होता है। लाल मृदा है, लाल मिट्टी के बारे में यह संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का दक्षिण भाग में पाया जाता है और इसमें जो होता है तंबाकू, केला, मूंगफली, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूँ, मक्का होता है। इसमें लोहा तत्व की प्रचुरता होता है, ठीक ना। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा के बारे में देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों और जौ की खेती किया जाता है। इसमें लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होता है। पर्वतीय मृदा में देखेंगे यह कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर पर्वत बहुत सारा है वहाँ पाया जाएगा। सेब, नाशपाती, आलू की खेती किया जाता है। पोटास एवं फास्फोरस की प्रचुरता होता है। कुछ लिखा हुआ है नीचे, उसको पहले देख लेते हैं। कि कह रहा है कि जैविक कृषि शब्द जो दिया था वाल्टर जेम्स वार्ड जो है वह जैविक कृषि शब्द दिया था। 100% जैविक कृषि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी का है तो यह लक्षद्वीप है। भारत में जैविक कृषि के जनक सुभाष पार्लेकर। विश्व में जैविक कृषि का जनक अल्बर्ट हार्वर्ड है। विश्व में जैविक कृषि का जनक अल्बर्ट हार्वर्ड है। और जैविक कृषि शब्द दिया था जेम्स वार्ड, जैविक कृषि शब्द जेम्स वार्ड। विश्व में जैविक कृषि के जनक अल्बर्ट हार्वर्ड और भारत में कहेगा कि जैविक कृषि के जनक सुभाष पार्लेकर। उसके बाद है कि भारत का सफ़ेद रेगिस्तान जो कहेंगे, कच्छ के रण को कहेंगे। वन महोत्सव जो मनाया जाता है 1950 से मनाया जाता है के एम मुंशी के कहने पर। उसके बाद है कि भारत महोत्सव जो मनाया जाता है 1982 से और वन महोत्सव 1950 से। आगे देखेंगे भारत के कृषि भारत के कृषि के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भाग पर चारागार और 21% भूभाग वन, 24% भाग बंजर बिना उपजाऊ की है। यानी कि 51% भाग पर कृषि की जाती है, 4% भाग पर चारागाह क्षेत्र है, 21% भाग पर भूमि है, ठीक ना, भूमि पर वन है, 21% भूमि पर क्या है, वन है और 24% भूभाग जो है बंजर है। कृषि राज्य का विषय है, कृषि जो है राज्य का विषय है। किसका विषय है? राज्य का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि संख्या 14 में किया गया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग एनएफसी 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला जाए। तो यह 2006 को किया गया, लेकिन अभी वर्तमान में कृषि राज्य सूची का ही विषय है। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में 1946 में एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1947 में कृषि एवं खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, ठीक ना। कह रहा है कि भारत में खदान के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का 47% भाग चावल की खेती की जाती है और भारत में
मुख्य खाद्य फसल भी चावल है और यह विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। यानी कि जितना कृषि प्रदेश है, कृषि क्षेत्र है, उसके 51% भाग पर कृषि किया जाता है। 51% के 47% भाग पर चावल की खेती की जाता है और पूरा विश्व के जो भारत उगाता है वह 21.7% चावल उगाता है। भारत का मुख्य फसल क्या है? चावल है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर चीन है। भारत में खाद्य फसल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो होता है IR-20 जो चावल से होता है। भारत में खाद्य फसल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है और IR-20 अधिक पैदा करने वाली चावल की किस्म है। IR-20 जो है अधिक पैदा करने वाली चावल की किस्म है। भारत में खाद्य फसल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। उसके बाद है कि भारत में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। गेहूं और चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा हो गया, प्रथम पर चीन हो गया। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है और देश के कुल कृषि योग्य भूमि के 14% भाग पर गेहूं की खेती किया जाता है। यानी कि टोटल 51% भाग खेती योग्य है, जिसमें से 47%, 51 के 47% भाग पर जो है चावल की खेती की जाती है और 14% भाग पर, 51 के 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। जिसमें से गेहूं जो पूरा विश्व के 12% उपजा कर देता है और चावल जो देता है 21.7% टोटल विश्व के उपजा कर देता है। आगे है कि देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम पर है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पर है। अगर कहे प्रति हेक्टेयर में पंजाब प्रथम पर है, ऐसे कहे कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश और प्रति हेक्टेयर के अनुसार पंजाब प्रथम पर है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। आगे है कि मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः मैक्सिको में गेहूं और फिलीपींस में चावल की अधिक उत्पादन की किस्म विकसित की गई है। यानी कि गेहूं की किस्म जो सबसे अधिक विकसित किया गया है मैक्सिको में और चावल की किस्म जो विकसित किया गया है वह फिलीपींस में किया गया है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और हरित क्रांति शब्द कहेगा कौन दिया है? विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड और जनक कहेगा तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई। भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली पंतनगर, उत्तराखंड। भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थल पूछेगा तो पंतनगर, उत्तराखंड में माना जाता है। पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है। उसके बाद कह रहा है कि भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में GB पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में GB पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में किया गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहेगा डॉक्टर B कुरियर को माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से श्वेत क्रांति जाना जाता है और यह जो आया था 1970 के आसपास आया था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब आया था? 1986। और भारत उर्वरक उत्पादन उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर, जबकि चीन और अमेरिका पहले और दूसरे स्थान पर। यानी उर्वरक के उत्पादन में प्रथम और दूसरा स्थान पर जो है चीन और दूसरा स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर उर्वरक के उत्पादन और उपभोग करने में भारत तीसरे स्थान पर है। इधर बॉक्स था, उसको देख लेते हैं हम लोग। ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, वही जो वो लिखा हुआ है उसी को प्रतिशत में बांट दिए थे।
और यहाँ दिया हुआ है कि विभिन्न प्रकार के कृषि के विधियाँ, विभिन्न प्रकार की कृषि के विधियाँ। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर कहेगा तो रेशम कीट, सेरीकल्चर सेरी, सेरी रेशम कीट, एपी मधुमक्खी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर कछुआ की पालन, पोमोकल्चर फलों की उत्पादन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जी के उत्पादन से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है, एरोफॉर्टिक्स यानी हवा में पौधा का उगाना, एरोफॉर्टिक्स हवा में पौधा को उगाना, और हाइड्रोफोनिक्स जल में पौधा उगाना, मृदा विहीन, मृदा बिना मृदा के। ठीक है, एक और देखते हैं कि सेरीकल्चर कहेगा तो रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट, एपी मधुमक्खी, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, पोमोकल्चर फलों की खेती, ओलेरीकल्चर सब्जी का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी की खेती। उसके बाद एरोफॉर्टिक्स कहेगा तो हवा में हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोफोनिक्स कहेगा तो जल में पौधा का उगाना बिना मृदा के। ठीक ना। उसके बाद गहन कृषि के बारे में पढ़ लिए थे। आगे है कि स्थानांतरण कृषि के विभिन्न भागों में नाम। स्थानांतरण कृषि यानी कि झूमिंग कृषि के बारे में कह रहा है। स्थानांतरण कृषि यानी झूमिंग कृषि के बारे में कह रहा है कि इसमें नाम इसका क्या क्या है। कि अगर झूमिंग कृषि कहे, स्थानांतरण कृषि को ही झूमिंग कृषि कहेंगे, या किस क्षेत्र में कहा जाता है तो उत्तर पूर्व भारत में, पूर्वोत्तर भारत जो सेवन सिस्टर के क्षेत्र है उस तरफ कहा जाता है। मालपा जो कहा जाता है यह स्थानांतरण कृषि को मैक्सिको में मालपा कहते हैं। रोका रोकोना ब्राज़ील, रोका ब्राज़ील, रोका ब्राज़ील। मालपा मैक्सिको, मालपा मैक्सिको। लेदांग कहेगा तो मलेशिया, लेदांग कहेगा तो मलेशिया। चेना, चेना श्रीलंका। मुसले, मुसले कहेगा तो कांगो और जायरे है तो जायरे क्षेत्र में। तमराई, तमराई थाईलैंड, तमराई थाईलैंड। खील कहेगा तो हिमालय क्षेत्र में। बलरा कहेगा तो राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान। ब्रिंगा या बरली कहेगा तो उड़ीसा। एक और देखते हैं कि स्थानांतरण कृषि के कुछ नाम दिया हुआ है जो हर एक क्षेत्र में दिया हुआ है। झूमिंग कृषि कहेगा तो पूर्वोत्तर भारत में, मिल्पा कहेगा मैक्सिको में, रोकोना ब्राज़ील, रोकोना ब्राज़ील याद रखिएगा कि रोकोना ब्राज़ील, मिल्पा मैक्सिको, लेदांग मलेशिया, चेन्ना श्रीलंका, और मुसले, मुसले जैरे क्षेत्र में, मुसले जैरे क्षेत्र में, तमराई थाईलैंड में, खील हिमालय क्षेत्र में, बलरा राजस्थान क्षेत्र में, और ब्रिंगा कहेगा बारिंगा उड़ीसा के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में। उसके बाद है कि कृषि मंत्री जो थे भारत में हरित क्रांति के समय, जगजीवन राम। भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। दूसरी हरित क्रांति का दशक जो रहा 1983-84 के आसपास था, उस समय कृषि मंत्री राय वीरेंद्र, उस समय कृषि मंत्री राय वीरेंद्र थे। ठीक ना। नीचे वाला बात तो पढ़ दिए थे, अब आगे देखेंगे। कुछ लिखा हुआ है कि गंगा क्रांति सब जो लिखा हुआ है इस थोड़ा देर बाद पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे विभिन्न कृषि क्रांति पढ़ेंगे तो। ठीक ना। इधर कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं कि भारत जो है नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत का 94% व फास्फोटी उर्वरक की खपत का 82% उत्पादन करता है। 94% और 82%। तो नाइट्रोजनी उर्वरक का उत्पादन जो कर लेता है 94%, और फास्फोटी उर्वरक है उसका उत्पादन जो कर लेता है, खपत का जो टोटल जो 100% खपत है उसका 94% उत्पादन कर लेता है नाइट्रोजनी उर्वरक का, और टोटल खपत का फास्फोटी उर्वरक 82% उत्पादन कर लेता है फास्फोटी उर्वरक का। ठीक है।
यानी कि भारत जो है नाइट्रोजन उर्वरक का खपत का 94% और फास्फोरिक उर्वरक की खपत का 82% का उत्पादन करता है। पोटेशियम उर्वरक की पूरी तरह आयात करता है, यानी कि पोटेशियम का उत्पादन भारत में नहीं करता है, पूरी के पूरी तरह आयात पर निर्भर है। आम, केला, चीकू आम, केला, चीकू, खट्टा नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यानी कि आम, केला में कहे, चीकू में कहे, खट्टा नींबू कहे, काजू कहे, काली मिर्च कहे, नारियल, अदरक, हल्दी में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। वहीं फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चीन का प्रथम स्थान है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोगकर्ता चीन है। दूसरे स्थान पर भारत का स्थान तीसरा है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। तंबाकू के खेती के उत्पादन और उपभोग कर रहे हैं, प्रथम स्थान पर चीन, दूसरा स्थान पर अमेरिका, तीसरा स्थान पर भारत। उसके बाद है कि तंबाकू की पत्तियां को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। तंबाकू की पत्तियां को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है, जिससे पत्तियों में वासंतित गंध, रंग आदि का गुण विकसित होता है। जब क्यूरिंग की प्रक्रिया होता है, जिससे पत्ती में गंध, रंग इसकी विकसित होता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुआ था। भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में। चाय की पत्तियां में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म की चाय जो होता है वह दार्जिलिंग में पैदा किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय जो पाया जाता है वह ताइवान में पैदा की जाती है। सबसे उच्च कोटि के कहवा यानी कॉफ़ी अरेबिका होती है। कहवा की अन्य दो फसल है रोबस्टा और लिबेरिका। यानी कि सबसे उच्च कोटि के कहवा अरेबिका और अन्य दो फसल है रोबस्टा और लिबेरिका। मोचा कहवा कहेगा कि मोचा कहवा की खेती जो किया जाता है यह यमन में किया जाता है। आगे है कि मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। कहेगा कि मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो होता है और धान में खैरा रोग। मक्का होता है व्हाइट, तो मक्का में व्हाइट बर्ड और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। और भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड के टोकरी यानी आर्किड बास्केट स्टेट जो कहेंगे यह मणिपुर के कहेंगे। आर्किड एक रंगहीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण, सजावट के रूप में, खाद के रूप में एवं परंपरागत दवाई के निर्माण में किया जाता है। भारत इसकी खेती पूर्वोत्तर जलवायु वाले क्षेत्र में करता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश आर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट कहते हैं। कहेगा कि आर्किड स्टेट के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है और आर्किड को बास्केट यानी टोकरी कहेगा तो मणिपुर के कहेंगे, ठीक ना। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेगुमिनेसी फसल है यानी दलहनी फसल है। ग्वार एवं क्लस्टर बीन लेगुमिनेसी फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद का उत्पादन के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। विश्व स्तर पर तेल एवं गैस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर तेल एवं गैस का इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में करता है। आगे है कि वर्तमान में शेल गैस के निष्कासन के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि शेल गैस के निष्कर्षण जो होता है उसमें ग्वार गोंद का उच्च मांग है और भारत ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है।
राजस्थान और भारत में भी कहेगा कौन है, तो राजस्थान ग्वार गुण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक जो है सुपारी जो पान में खाया जाता है और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में चिकमंगलुरु कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है और नासिक अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है यह जो होता है केरल में होता है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। ब्रैकेट को थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं। आगे है कि आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य। अभी जो वर्तमान अनुसार जो कहेगा करंट के अनुसार, तो मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन में प्रथम है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित कर किया गया। राज्य कहेगा तो सिक्किम और केंद्र शासित कहेगा तो लक्षद्वीप। अरहर जिसको तूर कहेंगे को लाल चना या पिजन पी के नाम से जाना जाता है। अरहर को नाम कह दिए लाल चना, तूर या पिजन पी। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन दाल का कौन करता है, भारत, और उपभोग भी करता है। लंबे रेशे वाली अमेरिकी कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है, कि लंबा रेशे वाला अमेरिकी कपास है जिसको उत्तर पश्चिम भाग में क्या कहते हैं, नरमा। और कपास का फूल आने के समय आकाश जो है बादल रहित यानी कि साफ होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक जो है यह अमेरिका यूएसए है। उसके बाद है कि अन्न भंडारण करते समय दाने में 10% से नीचे नमी होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो कीट प्रकोप का भय रहता है। और काटते समय अगर कहेगा कि अगर कोई भी अन्न को काटते समय 14% नमी होना चाहिए, लेकिन जब भंडारण के समय 10% से कम नमी होना चाहिए। दलहनी फसल के उत्पादन में कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। दलहनी फसल के उत्पादन में कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। चलिए ऋतु के आधार पर फसल का वर्गीकरण से पहले हम लोग कुछ दिया हुआ है कृषि संबंधी क्रांति, उसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि गंगा क्रांति, कहेगा कि गंगा क्रांति का संबंध जो है भ्रष्टाचार से। गंगा क्रांति का संबंध किससे है, तो भ्रष्टाचार से। गंगा क्रांति का संबंध किससे है, तो यह जो है भ्रष्टाचार से। प्रोटीन क्रांति जो है लाए थे नरेंद्र मोदी एवं अरुण जेटली। कहेंगे कि प्रोटीन क्रांति किसके प्रयास से लाया गया, तो नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली, ठीक है। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से। और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ मैक्सिकन गेहूं का हुआ। गेहूं में सबसे ज़्यादा मैक्सिकन गेहूं का हुआ। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। यही रजत क्रांति कह दे तो अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति कहे तो तिलहन उत्पादन से। उसके बाद है जो कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति कहेगा तो मांस और टमाटर दोनों लाल होता है तो लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति कहेगा तो प्याज और झींगा मछली गुलाबी क्रांति, ठीक ना। इसका जनक जो है दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल इनका संबंध है। बादामी क्रांति मसाला से। सुनहरी क्रांति कहेगा तो फल से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। गोल क्रांति आलू से। और स्वर्ण क्रांति बागवानी से। स्वर्ण क्रांति से संबंधित जो व्यक्ति है निफक टुटेजा। स्वर्ण क्रांति से संबंधित व्यक्ति निफक टुटेजा है और स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा से। और काली क्रांति कहेगा तो कच्चा तेल, लेकिन कृष्ण क्रांति कहेगा तो बायोडीजल। काली क्रांति कहे
तो कच्चा तेल, और कृष्ण क्रांति कहे तो बायोडीजल से। बैंगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन, बैंगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन, बैंगनी क्रांति कहे तो लेवेंडर उत्पादन से संबंधित है। मीठी क्रांति शहद उत्पादन से, मीठी क्रांति शहद उत्पादन से, बैंगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन से। रजत रेशा, रजत रेशा कपास के उत्पादन से, और स्वर्ण रेशा जूट के उत्पादन से। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि के विकास या जैविक कृषि के प्रोत्साहन से। जितना भी कृषि हो गया, जितना भी कृषि क्रांति देखी, सभी कृषि के उत्पादन से जो है सदाबहार क्रांति है। वही लिखा हुआ है कि समग्र कृषि से संबंधित जैसे इंद्रधनुषीय क्रांति भी है, ठीक ना। और ये जो सदाबहार क्रांति इंद्रधनुषीय क्रांति का नारा जो दिए थे, यह जो दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। इंद्रधनुषीय क्रांति का नारा अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे। समग्र कृषि से संबंधित इंद्रधनुषीय क्रांति या सदाबहार कहे तो समग्र कृषि उत्पादन या जैविक कृषि प्रोत्साहन से है, ठीक ना, अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ लिखा हुआ है कि उच्च कोटि के कहवा अरेबिका है, जो कि अरेबिका जो होता है यह यमन से लाया गया और बेनाड जनपद में रोपा, केरल के बेनाड जनपद में रोपा गया अरेबिका, ठीक ना। उसके बाद दीपक टूटेजा, पीली क्रांति जो तिलहन से है, इस सैम पेतोदरा से संबंधित व्यक्ति है, इनसे व्यक्ति संबंधित है सैम पेतोदरा। रजत क्रांति से संबंधित व्यक्ति इंदिरा गांधी, रजत क्रांति से संबंधित व्यक्ति इंदिरा गांधी, ठीक ना। उसके बाद कहेगा कि नीली क्रांति अरुण कृष्णन संबंधित है, नीली क्रांति से संबंधित व्यक्ति कौन है, अरुण कृष्णन। और सूर्योदय क्रांति का संबंध इलेक्ट्रॉनिक से है, सूर्योदय क्रांति का संबंध इलेक्ट्रॉनिक से है, सूर्योदय क्रांति का संबंध इलेक्ट्रॉनिक से। और 14 तो नरेंद्र मोदी अरुण जेटली पढ़ दिए। रजत क्रांति देख लिए इंदिरा गांधी, नीली क्रांति अरुण कृष्णन, सर्वोदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन से, सैम पेतोदरा पीली क्रांति से, दुर्गेश पटेल जो गुलाबी क्रांति से, दीपक टूटेजा कहे तो स्वर्ण क्रांति, दीपक टूटेजा स्वर्ण क्रांति। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कि ऋतु के आधार पर फसल का वर्गीकरण, एक है रबी फसल, खरीफ फसल और गर्मा फसल। रबी फसल जो है यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसके मुख्य फसल कहे तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी और एक तंबाकू याद रखिएगा, तंबाकू भी है। गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, राई, आलू, राई, अलसी, तंबाकू, ये सब जो है रबी फसल से संबंधित है। रबी फसल को ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है, रबी फसल को ग्रीष्मकालीन फसल, रबी फसल को ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। उसके बाद खरीफ फसल है, रबी फसल को शीतकालीन फसल, रबी फसल को शीतकालीन फसल और खरीफ फसल को ग्रीष्मकालीन फसल, खरीफ फसल को ग्रीष्मकालीन फसल और रबी फसल को शीतकालीन फसल कहेंगे, ठीक ना। खरीफ फसल के बारे में देखते हैं कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाती है। पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तुरंत बाद जो बोई जाने वाली फसल है वह है खरीफ फसल। यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया गया, मार्च अप्रैल में काटा गया, और खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाएगा, नवंबर दिसंबर में काटा जाएगा। इसके मुख्य फसल है धान, गन्ना, तिलहन, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बजरा, मक्का, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मरुआ, तिल, सोयाबीन। उसके बाद गर्मा फसल, यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काटी जाती है। इसका मुख्य फसल राई, मक्का और ज्वार, जूट, मरुआ हो गया। कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय तमिलनाडु में, भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है, तमिलनाडु। भारत मौसम विज्ञान विभाग जो कहाँ है, तमिलनाडु में।
आगे कुछ बोर्ड दिया हुआ है कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान केंद्र, और एक बोर्ड हम अपने से लिखे हुए हैं जो पूछता है, ठीक ना। तो देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान क्षेत्र। पहले तो मुख्यालय जो लिखा हुआ है उसको पढ़ देते, उसके बाद बोर्ड इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है यह कहाँ है, कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहेगा तो यह लखनऊ है, ठीक है। चार एक और देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन करेगा तो कोयम्बटूर, गन्ना के अनुसंधान करेंगे तो लखनऊ। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहेगा तो शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट। चाय पियेंगे जोर जोर से, ठीक ना। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर। उसके बाद है केंद्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम। केंद्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर। जूट अनुसंधान केंद्र कहेगा तो बैरकपुर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड़ा। और केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। उसके बाद कहा केंद्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। दलहन अनुसंधान केंद्र नागपुर और तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बंगलुरु। और केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून। एक और देखते हैं। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बंगलुरु। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड़ा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहेगा तो बैरकपुर। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहेगा तो मैसूर। केंद्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहेगा, गन्ना का अनुसंधान करेंगे लखनऊ, गन्ना के प्रजनन करेंगे कोयम्बटूर। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। उसके बाद कुछ बोर्ड है, ठीक ना। कहेगा कि मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो कोच्चि। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि। मांस और पोल्ट्री फार्म बोर्ड कहेगा तो नई दिल्ली। मांस और पोल्ट्री फार्म बोर्ड नई दिल्ली। उसी प्रकार उसके बाद कहेगा कि केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कोलकाता। जैसे चाय कहेगा कि चाय बोर्ड कहाँ है तो कलकत्ता। चाय बोर्ड कहाँ है, कोलकाता। लेकिन चाय अनुसंधान केंद्र तो जोरहाट। कॉफ़ी बोर्ड कहेगा तो बंगलुरु। कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु। और कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहेगा तो चिकमंगलुरु। रबर अनुसंधान कहेगा तो कोट्टायम, चाहे रबर बोर्ड भी कहेगा तो कोट्टायम। उसी प्रकार तंबाकू बोर्ड कहेगा तो गुंटूर, लेकिन तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहेगा तो राजमुंदरी।
आगे कुछ बोर्ड नहीं दिया हुआ है। नोट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1909 ईस्वी में पूसा बिहार में हुई थी और 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। पूना संस्था के नाम से लोकप्रिय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 ईस्वी को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARI की स्थापना कर्जन किया था। यह जो किया था 1905 ईस्वी में किया था पूसा बिहार में, और इसको 1936 ईस्वी में नई दिल्ली ले गया। लेकिन पूसा संस्थान के नाम से अभी विख्यात है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, जिसकी स्थापना 23 मई 1929 को किया गया और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। आगे पढ़ेंगे कि कुछ फसल का जन्म स्थल। प्रमुख कुछ फसल है जिसका जन्म स्थल पढ़ेंगे कि धान का जन्म स्थल इंडोनेशिया और भारत को माना जाता है। धान का जन्म स्थल भारत और इंडोनेशिया को माना जाता है। मक्का का जन्म स्थल मध्य अमेरिका। गेहूं का जन्म स्थल मध्य एशिया। तंबाकू का जन्म स्थल दक्षिण अमेरिका। रबर का जन्म स्थल दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में। उड़द का जन्म स्थल भारत। मसूर का जन्म स्थल चीन। अमरूद का जन्म स्थल अमेरिका। टमाटर का जन्म स्थल मैक्सिको। बाजरा का जन्म स्थल अफ्रीका। जौ का जन्म स्थल चीन। अरहर का जन्म स्थल अफ्रीका। सोयाबीन का जन्म स्थल चीन। मूंगा का जन्म स्थल भारत और ज्वार का भी जन्म स्थल भारत है। चाय का जन्म स्थल चीन है। कहवा का जन्म स्थल ब्राज़ील है। आलू का जन्म स्थल पेरू है और गन्ना का जन्म स्थल भारत है। आगे भारत की सिंचाई है। भारत की सिंचाई दोस्तों आगे के वीडियो में देखेंगे, जो कल देखेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, इसी प्रकार के अफर्मेटिव वीडियो के लिए। और इस चैनल पर डेली 3 वीडियो डलाया जाता है, जिसमें से एक बायोलॉजी का भी चल रहा है लुसेंट से, और एक इधर भूगोल का ही चल रहा है, और एक एसपीडी जीके चलता है, एसपीडी जीके चल रहा है, ठीक है ना। उसको भी आप लोग देखिएगा, जो कि आने वाला एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।